बाद स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, सूचना प्रसारण और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के अलावा शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, रसायन मंत्री सदानंद गौड़ा, श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार, शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री देवश्री चौधरी, पर्यावरण राज्य मंत्री बाबुल सुप्रीमो, रतनलाल कटारिया, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री प्रताप सारंगी ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं इस थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि कई ऐसे नेता हैं जो कि पहले कभी मंत्री नहीं रहे हैं, उनको इस बैठक में शामिल किया गया और उनको शपथ दिलाई गई है और कई दिग्गज नेता ने इस्तीफा दे दिया है। मोदी कैबिनेट का बुधवार को विस्तार किया गया और नए मंत्रिमंडल में 43 लोगों को जगह मिली है। इनमें 15 नेताओं ने कैबिनेट मंत्री और 28 नेताओं ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली है। वहीं मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने और मंत्री पद से इस्तीफा देने को लेकर कई सांसद दुखी भी हैं। और बता दें कि बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रीमो ने कैबिनेट विस्तार से पहले फेसबुक पोस्ट में कहा है कि वे इस बात से बेहद खुश हैं कि कार्यकाल में उन पर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं लगा है। साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले बंगाल के कुछ नेताओं को बधाई भी दी है और उन्होंने कहा है कि मैं निश्चित रूप से अपने लिए दुखी हूं। आपको बता दें कि बाबुल सुप्रीमो का कहना है कि उन पर कोई अपने कार्यकाल में दाग नहीं लगा है और अपने पद को लेकर वह दुखी तो हैं, लेकिन उन्होंने जब तक वह अपने पद में रहे इस पद का उन्होंने अच्छे से इस्तेमाल किया है और जनता की नज़रों में उन पर कोई दाग नहीं लगा है। हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह का आज सुबह 3:40 पर आईजीएमसी शिमला में निधन हो गया। आपको बता दें कि वह काफ़ी समय से बीमार थे और उनकी तबीयत कोरोना से ठीक होने के बाद और बिगड़ी थी, जिसके बाद इलाज के लिए आईजीएमसी में भर्ती कराया गया। और जानकारी के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री के पार्थिव शरीर को उनके निजी आवास होलीलाज लाया गया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य में 3 का राजकीय शोक घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन हो गया है और उनके पार्थिव शरीर को उनके निजी आवास में लाया गया है और राज्य में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और इनकी काफ़ी अच्छी छवि मानी जाती है। कोरोना महामारी का कहर अभी भी जारी है। हर दिन औसतन 45,000 नए कोरोना केस आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 45,892 नए कोरोना के केस आए हैं, तो वहीं 817 संक्रमितों की कोरोना से जान चली गई है। आपको बताते चलें कि पिछले 24 घंटे में 44,291 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि कल 784 एक्टिव केस बढ़ गए हैं। देश में अब तक कोरोना संक्रमण के नए मामलों से कम रिकवरी हो रही है। 7 जुलाई तक देश भर में 36 करोड़ 48 लाख कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 33,81,000 टीके लगाए गए। वहीं अब तक करीब 42 करोड़ 52 लाख कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन करीब 19 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 3% से कम है। आपको बता दें कि लगातार कोरोना के केसेस में कमी आती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 45,892 नए केस ही आए हैं और 817 लोगों की इस महामारी और कोरोना से मौत हो गई है। देश में अब तक 784 एक्टिव केस बढ़े हैं। पिछले 24 घंटों में आंकड़े देखे जाएं तो ये 50,000 से काफ़ी कम है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज भी पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। आज डीजल की कीमत 9 पैसे बढ़ी है, जबकि पेट्रोल की कीमत 35 पैसे तक बढ़ी है। आपको बता दें कि दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई में भी पेट्रोल की कीमत 100 रुपये के पार हो गई है और मुंबई में कई दिनों पहले ही पेट्रोल शतक लगा चुका है। आज दिल्ली में पेट्रोल का दाम 100 रुपये 56 पैसे, जबकि डीजल का दाम 89 रुपये
62 प्रति लीटर है और मुंबई के पेट्रोल की कीमत 106 रुपये 59 पैसे और डीजल की कीमत 97 रुपये 18 पैसे प्रति लीटर है। आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उन पर दिन पर दिन बढ़ोतरी देखी जा रही है और इनका महंगाई का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिन पर दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। इस बार दिल्ली पे कम से कम 9 पैसे पेट्रोल और 35 पैसे तक महंगा हो गया है। मुंबई में इसके 100 के पार पहले ही 2 दिन पहले ही मुंबई में 100 के पार पेट्रोल पहुंच गया था। आपको बता दें लोगों के मन में लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। इस पर लोगों की जेब पर भी काफ़ी असर पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि के साथ ही अब सीएनजी के दाम भी बढ़ने से आम लोगों के बजट पर बड़ा असर पड़ सकता है। आपको बता दें कि दिल्ली में सीएनजी के दाम फिर से बढ़ा दिए गए हैं और सीएनजी को खुदरा मूल्य 8 जुलाई से 43.40 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 44 रुपये 30 पैसे प्रति किलोग्राम कर दिया गया है। इसके साथ ही पीएनजी की घरेलू कीमत 29 रुपये 66 पैसे प्रति SCM कर दी गई है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी खुदरा मूल्य 49 रुपये 08 पैसे प्रति किलोग्राम में संशोधित होकर 8 जुलाई से 49 रुपये 98 पैसे प्रति किलोग्राम हो गया है। आपको बता दें कि इस महंगाई पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते ही दिल्ली में सीएनजी के दाम भी बढ़ गए हैं। करीब 44.30 प्रति किलोग्राम यह बढ़ोतरी हुई है और दिल्ली में ये बढ़ोतरी देखी गई है। सीएनजी के दाम में भी ये बढ़ोतरी देखी गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि जिला पंचायत के चुनाव में बीजेपी के मुकाबले सपा के ज्यादा जिला पंचायत सदस्य जीते थे, लेकिन बीजेपी ने धन बल, छल बल, जिला और पुलिस प्रशासन के सहयोग से अपने जिला पंचायत अध्यक्ष बनवा लिए। आगे कहा है कि अब बीजेपी ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी यही कहानी दोहराना चाहती है। बता दें कि सपा अध्यक्ष ने बुधवार को जारी बयान में कहा था कि अब ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में प्रभारी निरीक्षण क्षेत्र में पंचायत सदस्यों और समर्थकों को सूची मांग रहे हैं। यही लोकतंत्र का गला घोटने की दूसरी कवायद है और क्योंकि बीजेपी जानती है कि अपने बूते कोई चुनाव जीतना अब उसके बस में नहीं रहा है। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव निष्पक्षता और स्वतंत्रता के साथ कराने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करके ही संतुष्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि यह देखना भी चाहिए कि उन निर्देशों का पालन हो भी रहा है या नहीं। अखिलेश यादव ने लगातार बीजेपी पर निशाना साधा है और पंचायत चुनाव को लेकर उन पर निशाना साधा है। बीजेपी को इस पंचायत चुनाव की वजह से घेरा गया है और लोकतंत्र का गला घोटने की जैसी बातें अखिलेश यादव ने कही हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी का अब वो बात नहीं रही है कि वह चुनाव जीत सकें। आगे वाला वक्त उन्हें यह बात बता देगा। बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरने वाली हवाओं में वजह से उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी और बताया जा रहा है कि 9 जुलाई को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर भारत में भी बारिश शुरू हो सकती है, जबकि 10-11 जुलाई को काफ़ी तेज़ बारिश होगी। इस दौरान लोगों को गर्मी और उमस से छुटकारा मिलेगा। वहीं मध्य भारत के साथ पश्चिम तट पर भी मानसून सक्रिय होने की संभावना जताई जा रही है, जबकि झारखंड, बिहार, बंगाल में बारिश जारी रहेगी। स्काईमेट वेदर रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा सहित उत्तर भारत के ज़्यादातर हिस्सों में 10 जुलाई से मानसून आगे बढ़ने को तैयार है। बताया जा रहा है कि 10 से 15 जुलाई के बीच देश में कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ मध्य और उत्तर भारत में मानसून एक्टिव होते ही पूर्वी हिस्सों में मानसून सुस्त पड़ेगा। आपको बता दें कि 10-11 जुलाई को मानसून दस्तक दे सकता है और दिल्ली के लोगों को इससे राहत मिल सकती है। यूपी में ये मानसून अभी जारी रहेगा और बंगाल, वेस्ट बंगाल में मानसून
अभी जारी रहेगा। कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच राजधानी दिल्ली समेत पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल और गुजरात में कोरोना की गंभीर स्वरूपों का पता चला है, जो कोरोना संक्रमण की रफ्तार को बढ़ा सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बीच लोगों को खास सतर्कता बरतने के लिए सलाह दी है और कहा है कि दरअसल देश भर के 174 जिलों में कोरोना के अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा स्वरूप की मौजूदगी का पता चला है। कोरोना के इन नए स्वरूपों की वजह से एक बार फिर कोरोना के तेजी से संक्रमण का खतरा पैदा हो गया है। यही नहीं, ये नए स्वरूप टीके की खुराक ले चुके लोगों को भी अपनी चपेट में ले रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि अभी तक कोरोना वायरस के 120 से भी अधिक म्यूटेशन की पहचान भारत में हुई है, लेकिन इनमें से अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा स्वरूप ने सबसे अधिक असर दिखाया है। इसके बाद डेल्टा प्लस स्वरूप भी तेज़ी से बढ़ रहा है। और आपको बताते चलें कि 174 जिलों में ये कोरोना के नए घातक वेरिएंट देखे जा रहे हैं, जिससे कोरोना के टीका लगने के बावजूद भी ये वेरिएंट देखे जा रहे हैं, जो कि एक चिंताजनक बात जताई जा रही है। और करीब कोरोना का टीका लगने के बाद भी ये वेरिएंट लोगों को हो सकते हैं और ये बीमारी लोगों तक फैल सकती है। 174 जिलों में कोरोना के नए घातक वेरिएंट सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश के बाद नर्सों की हड़ताल खत्म हो गई है। 7 दिनों में हड़ताल पर चल रहा नर्सिंग स्टाफ आज काम पर लौट आया है। इसके साथ ही मरीजों को और अस्पतालों ने राहत की सांस ली है। हाईकोर्ट ने इस संकट काल में नर्सों की हड़ताल को अनुचित माना और हड़ताल को अवैध घोषित किया था। कोर्ट ने मध्य प्रदेश नर्सेस एसोसिएशन को काम पर लौटने के आदेश भी दिए थे। गौरतलब है कि हाईकोर्ट के इसी आदेश का पालन करते हुए राजधानी भोपाल सहित प्रदेश में की जा रही नर्सों की हड़ताल को खत्म कर दिया गया है। आपको बता दें कि कोर्ट ने उन पर फटकार लगाई है और नर्सों को वापस काम पर लौटने के लिए कहा है, क्योंकि आम जनता को उससे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और उन्होंने ये बात बेबुनियाद हड़ताल बताई है। कोर्ट ने कहा है कि ये हड़ताल बेबुनियाद है और नर्सों को अपने काम पर लौट जाना चाहिए। एमबीए की छात्रा को निजी वीडियो लीक करने की धमकी देकर कोरे कागजों का जबरन दस्तखत कराने वाले आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत कर रिहा कर दिया है। आपको बता दें कि हसीफ खान नाम के एक शख्स का छात्रा को अपनी बीबी बताने के लिए दस्तखत वाले कोरे कागज का इस्तेमाल झूठा निकाहनामा तैयार करने का आरोप है और मामले में जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस हेमंत गुप्ता की खंडपीठ ने गुण दोष पर ध्यान दिए बगैर कहा है कि चूंकि शिकायतकर्ता अदालत में समझ पेश नहीं हुई है और आरोपी खान पहले से ही 2 साल से ज़्यादा समय से हिरासत में काट चुका है, साथ ही मामले में आरोपी पत्र भी दाखिल हो चुका है, ऐसे में आरोपी को जमानत दी जा सकती है। धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों को जमानत नहीं मिलेगी और निजी वीडियो लीक करने की भी इस पर आरोप लगाए गए थे और हस्ताक्षर लेकर निकाहनामा धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन जल्द ही देश में सरकारी टीकाकरण स्थलों पर मुफ्त में उपलब्ध होने वाली है। तीसरी कोविड वैक्सीन बन जाएगी। जानकारी के अनुसार देश राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार अध्यक्ष डॉक्टर एन.के. अरोड़ा ने कहा है कि देश में अभी स्पुतनिक भी केवल प्राइवेट सेक्टर में उपलब्ध है, लेकिन आपूर्ति के आधार पर हम इसे जल्द ही अपने निःशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम के तहत उपलब्ध कराना चाहते हैं। आपको बता दें कि स्पुतनिक भी को -18 डिग्री सेल्सियस के स्टोरेज तापमान की आवश्यकता होती है और अरोड़ा ने कहा है कि पोलियो के टीके को संरक्षित करने वाली कोल्ड चेन सुविधाओं को
उपयोग स्पुतनिक बी को स्टोर करने के लिए किया जाएगा, जिससे वैक्सीन देश के ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच जाएगी। और अरोड़ा ने यह भी कहा है कि कुछ क्षेत्रों में चल रहे पोलियो अभियान के कारण कोविड टीकाकरण में थोड़ी कमी देखी जा सकती है। आपको बता दें कि स्पुतनिक वी वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाएगी और यह फैसला ले लिया गया है और ग्रामीण क्षेत्रों तक जल्द यह वैक्सीन पहुंच जाएगी। आपको बता दें कि सरकारी टीकाकरण स्थलों पर यह वैक्सीन पहुंचेगी। अभी यह वैक्सीन केवल प्राइवेट संस्थानों और अस्पतालों में अवेलेबल है और अब यह फैसला लिया गया है कि यह सरकारी निजी स्थलों पर भी जल्द ही उपलब्ध करा दी जाएगी। स्पुतनिक वी वैक्सीन जल्द ही उपलब्ध करा दी जाएगी और ग्रामीण और आम लोगों को जल्द ही यह वैक्सीन लगाई जाएगी। अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए नेशन फर्स्ट। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ दिशा रडारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों से। पीएम मोदी ने अपने कैबिनेट में बड़ा फेरबदल किया है। कैबिनेट में 36 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। 43 मंत्रियों ने राष्ट्रपति भवन में शपथ ली है। इनमें से 15 कैबिनेट मंत्री और 28 राज्य मंत्री हैं। हालांकि इससे ठीक पहले कुल 12 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था। इसमें आईटी और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, सूचना प्रसारण और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के अलावा शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल, रयान मंत्री सदानंद गौड़ा, श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगरावर, शिक्षा राज्य मंत्री संजय, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री देवेश्री चौधरी, पर्यावरण राज्य मंत्री बाबुल सुप्रिय, रतनलाल कटारिया, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री प्रताप सारंगी ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं थावरचंद गहलोत को कैबिनेट का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी की सरकार में एक बहुत बड़ा फेरबदल आया है। 43 मंत्रियों ने शपथ ली है और कहीं आपको बता दें कि 12 मंत्री इससे पहले इस्तीफा दे चुके हैं। रविशंकर प्रसाद, हर्षवर्धन ने इस्तीफा दिया था। उसके बाद आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल, संचालन मंत्री सदानंद गौड़ा, श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार, शिक्षा राज्य मंत्री संजय और महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री देवेश्री चौधरी, पर्यावरण राज्य मंत्री बाबुल सुप्रिया, रतनलाल कटारिया, पशुपाल एवं डेयरी राज्य मंत्री प्रताप सारंगी ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं आपको बता दें कि कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया है थावरचंद गहलोत को। आपको बता दें कि विस्तार से पहले आपको बता दें 12 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया था, जिसके बाद रविशंकर प्रसाद, हर्षवर्धन ने इस्तीफा दे दिया था। आपको बता दें जावड़ेकर पोखरियाल मंत्रिमंडल से बाहर है। अब आपको बता दें कि जावड़ेकर पोखरियाल मंत्रिमंडल से बाहर है। करीब 12 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया था। इसके बाद नए मंत्रियों को नियुक्त किया गया है, जिससे कल आपको बता दें शपथ ली है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह का 87 साल की उम्र में निधन हो गया है। लंबी बीमारी से जूझने के बाद गुरुवार सुबह 3:40 पर शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में उन्होंने आखिरी सांस ली है। बताया जा रहा है कि वीरभद्र सिंह पिछले करीब 2 महीने से अस्पताल में भर्ती थे और उन्होंने 2 बार कोरोना को मात भी दी थी। जानकारी के मुताबिक पिछले 2 दिनों से उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। आपको बता दें कि वह 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आपको बता दें कि पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह का निधन हो गया है
और आपको बता दें कि 87 साल की उम्र में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली है। आपको बता दें कि शिमला के इंदिरा गांधी अस्पताल में उन्होंने अपनी आखिरी सांस से ली है। आपको बता दें कि शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली है और ये भी कहा जा रहा है कि पिछले करीब 2 महीनों से वो अस्पताल में भर्ती थे और उन्होंने इस पूरे दौरान में 2 बार कोरोना को मात भी दी है, लेकिन उसके बाद पिछले 2 दिन पहले उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पे रखा गया था। आपको बता दें कि वे 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और 87 साल की उम्र में उन्होंने शिमला के इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली है। आपको बता दें कि आईजीएमसी शिमला में चल रहा था इलाज और करीबन 2 बार उन्होंने कोरोना को भी मात दी है और करीब 2 दिन से उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद उन्हें इंदिरा गांधी अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली है। आपको बता दें कि इससे पहले उन्हें 2 बार कोरोना को भी मात दी है, जिसके बाद उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पे रखा गया, लेकिन उन्होंने 87 साल की उम्र में अपना सांस ले ली। कुलगाम में 2 आतंकियों को ढेर करने के साथ ही पिछले 24 घंटों में कुल मिलाकर 5 दहशतगर्दों को खत्म कर दिया जा चुका है। जानकारी के अनुसार दक्षिण कश्मीर में बुधवार की देर रात मुठभेड़ शुरू हुई थी, जिसके बाद 2 आतंकी घिरे होने की सूचना मिली थी। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया था। सूत्रों ने बताया कि पुलवामा में आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान एक मकान में छिपे आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। एसओपी अनुसार पहले सुरक्षा बलों को आतंकियों को मौका दिया गया, इसके बाद आतंकियों ने समर्पण करने के बजाय फायरिंग जारी रखी। जवाबी कार्रवाई में मुठभेड़ शुरू हो गई। दोनों ओर से देर रात तक फायरिंग जारी रही। आपको बता दें कि पुलवामा में एक बार फिर आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 5 आतंकी ढेर हुए हैं और एसओपी के अनुसार पहले सुरक्षा बलों ने उन्हें मौका दिया और इसके बाद जब आतंकियों ने समर्पण के बजाय फायरिंग जारी की, जवाबी कार्रवाई में मुठभेड़ शुरू हो गई और दोनों ओर से देर रात तक फायरिंग जारी रही। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के ढेर होने की खबर आई है। आतंकियों और सुरक्षा बलों में बीच मुठभेड़ 24 घंटों में 5 दहशतगर्द ढेर किए गए हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में 5 आतंकियों के ढेर होने की खबर आई है और आपको बता दें कि करीबन 24 घंटों में 5 आतंकियों को पकड़ा गया। आपको बता दें कि सूचना मिली थी कि एक घर में आतंकी छिपे बैठे हैं, जिसके बाद आपको बता दें कि वहां पर हमलावर हुआ है और उसके बाद उन्हें पहले मौका दिया गया है, लेकिन उन्होंने जब फायरिंग शुरू कर दी तो सुरक्षा बलों ने उनके ऊपर जवाबी मुठभेड़ फायरिंग शुरू कर दी। सरकारी तेल कंपनी और से आज भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। आज डीजल की कीमत 9 पैसे बढ़ी है, जबकि पेट्रोल की कीमत 35 पैसे तक बढ़ी है। बता दें कि अब दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई में भी पेट्रोल की कीमत 100 रुपए पार हो गई है। मुंबई में कई दिनों पहले ही पेट्रोल शतक लगा चुका है। आज दिल्ली में पेट्रोल का दाम 100 रुपए 96 पैसे है, जबकि डीजल का दाम 89 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर है और मुंबई में पेट्रोल की कीमत 106 रुपए 59 पैसे है और डीजल की कीमत 97 रुपए 18 पैसे प्रति लीटर है। आपको बता दें कि दिल्ली में एक बार फिर पेट्रोल डीजल की रेट बढ़े हैं, जहां एक तरफ लोग कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लगातार डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। और आपको बता दें कि पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे की और डीजल में 9 पैसे की बढ़ोतरी एक बार फिर हुई है और दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई में भी पेट्रोल की कीमतों ने 100 रुपए को पार कर दिया है। मुंबई में कई दिनों पहले ही पेट्रोल 100 रुपए के पार हो चुका था और आज दिल्ली में भी पेट्रोल का दाम 100 रुपए 96 पैसे है, जबकि डीजल का दाम 89 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत की अगर मैं बात करूं तो 106 रुपए 59 पैसे है और डीजल की अगर मैं बात करूं तो 97 रुपए 18 पैसे प्रति लीटर है। आपको बता दें कि लगातार पेट्रोल और डीजल की दामों में बढ़ोतरी हो रही है और ये जो महंगाई का सिलसिला है वो लगातार जारी है। डीजल 9 पैसे और पेट्रोल 35 रुपए एक बार फिर महंगा हुआ है। जहां महामारी से लोग परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ लगातार होती महंगाई से भी लोगों को जूझना पड़ रहा है। आपको बता दें कि इस बीच ये 35वीं बार है, 4 मई से अब तक 35वीं बार पेट्रोल और डीजल के रेटों में बढ़ोतरी देखी गई है और लोगों को महंगाई का सिलसिला झेलना पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के साथ ही अब सीएनजी के दाम भी बढ़ने से आम लोगों का बजट पर बड़ा असर पड़ सकता है। आपको बता दें कि दिल्ली में सीएनजी का दाम फिर से बढ़ा दिया गया है। सीएनजी की खुदरा मूल्य 8 जुलाई से 43.40 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 44 रुपए 30 पैसे प्रति किलोग्राम कर दिया गया है। इसके साथ ही
पीएनजी की घरेलू कीमत 29 रुपये 66 पैसे प्रति सीएसएम कर दी गई है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी खुदरा मूल्य 59 रुपये 8 पैसे प्रति किलोग्राम के संशोधित होकर 8 जुलाई से 59 रुपये 98 पैसे प्रति किलोग्राम हो गया है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ रहे थे, अब उसके साथ साथ सीएनजी के दामों के बढ़ने की भी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि लोगों को बजट पे इस बात का बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। आपको बता दें कि 44.30 रुपये प्रति किलोग्राम अब सीएनजी का दाम हो गया है। लोगों का बजट पे इससे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली में सीएनजी के दाम फिर से बढ़ा दे रहे हैं। सीएनजी का खुदरा मूल्य 8 जुलाई से 43.40 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 44 रुपये 30 पैसे प्रति किलोग्राम कर दिया गया है। इसके साथ ही पीएनजी की घरेलू कीमत 29 रुपये 46 पैसे प्रति एससीएम कर दी गई है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी का मूल्य 59 रुपये 8 पैसे प्रति किलोग्राम से संशोधित होकर 8 जुलाई को अब 49 रुपये और 98 पैसे प्रति किलोग्राम हो गया है। आपको बता दें कि दिल्ली में सीएनजी के दाम एक बार फिर बढ़ गए हैं। आपको बता दें कि जहां एक तरफ पेट्रोल और डीजल की दामों में बढ़ोतरी लगातार देखी जा रही है, उसके साथ ही अब सीएनजी की भी दोहरी मार अब जनता को झेलनी पड़ेगी। अब लोगों को सीएनजी के दामों में भी बढ़ोतरी देखी जाएगी। यूपी में ब्लैक प्रमोट के चुनाव जल्द ही शुरू होने जा रहे हैं। इसी के लिए गुरुग्राम यानी कि आज नामांकन शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि सभी जिलों में ब्लैक प्रमोट पर 10 जुलाई के चुनाव होंगे, जिसके लिए गुरुवार सुबह 11 बजे से ही लेकर दिन के 3 बजे तक नॉमिनेशन होंगे। आपको बता दें कि यूपी में ब्लैक प्रमोट के चुनाव जल्द ही शुरू होने जा रहे हैं। इसी के लिए गुरुवार यानी कि आज नामांकन शुरू होना है। बताया जा रहा है कि सभी जिलों में ब्लैक प्रमोट पर 10 जुलाई का चुनाव होंगे, जिसके लिए गुरुवार सुबह 11 बजे आपको बता दें नॉमिनेशन होने हैं। अब करेंगे रुक अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि अगली खबर के लिए हम रुक करने जा रहे हैं और आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि जिला पंचायत के चुनाव में बीजेपी के मुकाबले सपा के ज्यादा जिला पंचायत सदस्य जीते थे, लेकिन बीजेपी ने धन बल, छल बल, जिला और पुलिस प्रशासन का सहयोग से अपना जिला पंचायत अध्यक्ष बनवा लिए हैं। आगे कहा कि अब बीजेपी ब्लैक प्रमोट के चुनाव में भी ये कहानी दोहराना चाहती है। बता दें कि सपा अध्यक्ष ने बुधवार को जारी बयान में ये बात कही थी। अब ब्लैक प्रमोट के चुनाव में प्रभारी निरीक्षक क्षेत्र, पंचायत सदस्य और समर्थकों की सूची मान रहे हैं। ये लोकतंत्र का गला घोटने की दूसरी रवायत है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि अपने बूथ कोई चुनाव जीतना अब उसके बस की नहीं है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को ब्लैक प्रमुख के चुनाव निष्पक्षता और स्वतंत्रता के साथ कराने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करके ही संतोष नहीं करना चाहिए, बल्कि यह देखना भी चाहिए कि उन्हें निर्दोष का पालन हो। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव पर बीजेपी पर बोले अखिलेश यादव और उन्होंने कहा कि बीजेपी जानती है कि अपने बूथ कोई चुनाव जीतना अब उसके बस में नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर कई और आरोप लगाते हुए कहा कि इस बार सपा के जो सीटें थी वो ज़्यादा थी, लेकिन उसमें बीजेपी ने अपना हक जमा लिया है। बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरने वाली हवाओं की वजह से उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। बताया जा रहा है कि 9 जुलाई से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर भारत में बारिश शुरू हो सकती है, जबकि 10 से 11 जुलाई को काफी तेज बारिश होगी। इसी दौरान लोगों को गर्मी और उमस की छुटकारा मिलेगा। वहीं मध्य प्रदेश के साथ पश्चिम तट पर भी मानसून सक्रिय होने की संभावना है, जबकि झारखंड, बिहार, बंगाल में बारिश जारी रहेगी। वेदर रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा सहित उत्तर भारत में ज्यादातर हिस्सों में 10 जुलाई को मानसून आगे बढ़ने को तैयार है। बताया जा रहा है कि 10 से 15 जुलाई के बीच देश के कई हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। इसी के साथ मध्य और उत्तर भारत में भी मानसून एक्टिव होते ही पूर्वी हिस्से में मानसून सुस्त पड़ जाएगा। आपको बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से जानकारी मिली है कि दिल्ली में मानसून आने को तैयार है और आपको बता दें कि 9 जुलाई से बारिश शुरू होने की संभावना